नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गति के कुछ समीकरणों के बारे में पढ़ा था और उनके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल उदाहरण भी तुम्हें करवाए थे। उन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया था कि गति के जो समीकरण है केवल नामांकित या न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए ही उपयोगी होते हैं। जो गति के हमने 3 समीकरण पढ़े हैं, उन तीनों समीकरणों को हमें स्पष्ट रूप से याद रखना है कि गति का पहला समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है। इनमें उपस्थित जो 4 हमारे पास भौतिक राशियां थी, जिनमें ए, वी, यू, एस, टी, ये जो 5 राशियां थी, इन राशियों के आधार पर हम गति के समीकरणों को सवालों में हल करने के लिए इनको काम में लेते हैं। अगर हमारे पास वी और यू दे रखा है और टी दे रखा है और ये निकालना है तो पहला वाला लगेगा। अगर हमें एस का मान निकालना है यानी ये दी गई दूरी निकालनी है तो दूसरा समीकरण निकालना है। अगर हमारे पास हमें किसी समय को ज्ञात करना है या किसी इसके अंतिम या प्रारंभिक वेग को ज्ञात करना है तो हम तीसरा समीकरण लगाएंगे। तो इन भौतिक राशि के आधार पर हम समीकरणों को लगाते हैं। अगला बिंदु है एक समान वृत्तीय गति। ये एक समान वृत्तीय गति क्या है, ये पाठ का अंतिम बिंदु है। एक समान वृत्तीय गति क्या, देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल है। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, यानी एक समान एक जैसी किसमें, वृत्तीय, वृत्त का मतलब गोलाकार आकृति में वो गति कैसी होती है। देखिए तुमने देखा होगा, जब कोई धावक, मैं किसी धावक को किसी वृत्त आकार की किसी सर्किल में घुमाता हूं, तो जब अगर उस सर्किल की जगह पहले मैं एक आयत का उदाहरण लेता हूं, तो देखिए मैं एक आयत का उदाहरण लेता हूं, फिर वो धावक क्या किसी, मैं आयत के आकार में पहले सबसे पहले किसी धावक को दौड़ाता हूं। उसके 4 बिंदु हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है। अब देखिए ये धावक कहीं एक जो धावक है यहां से अपनी गति प्रारंभ करता है, तो वो तेजी से बी बिंदु पर पहुंचेगा। बी बिंदु से मुड़ने, क्योंकि यहाँ पे घुमाव है, इस घुमाव को पार करने के लिए तेजी से गति करेगा, यहाँ से तेजी से गति करेगा, गति करता हुआ फिर डी बिंदु पर आएगा। डी बिंदु से तेजी से गति करेगा, सी बिंदु पर आएगा, सी बिंदु से तेजी से गति करेगा, इस बिंदु पर आएगा। तो अब तुम देख रहे हो कि इन चारों पथों में, जिसका नाम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों पथों पर इसने जो गति की है, इन गतियों में इसकी गति तो खैर वृत्त के आकार की मानी जा सकती है, परंतु इन चारों कोनों पर इसकी गति को इसने बहुत तेजी से बदला है। तो इसके त्वरण में इसकी गति तो बदलती, लेकिन इसका त्वरण एक समान रहा यहाँ पर, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो है, वेग में परिवर्तन तो वो है, लेकिन गति में परिवर्तन को आप इस तरह से देख सकते हो। आपने देखा है कि ए बी पथ पर जब वो धावक ए से बी पथ पर दौड़ता है तो बी बिंदु पर पहुंचने के बाद तो तेजी से घुमाव लेता है, और इसी तरह जब वो डी बिंदु पर आता है यहाँ तेजी से घुमाव लेता है, इसी प्रकार वो सी बिंदु पर आता है तेजी से घुमाव लेता है। तो चारों पथ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों पथों पर इसकी जो गति वृत्ति हो सकती है, इसकी गति में तो लगातार, इसकी गति में तो जरूर परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसका त्वरण नहीं बदला। इसी प्रकार किसी अन्य बिंदु पर हम विचार करते हैं, किसी वृत्त के आकार का मैं इस तरह से बिंदु ले रहा हूं। अब मैं इसके ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 पथों वाला बिंदु है। अब धावक ए बिंदु से दौड़ना शुरू करता है, जब धावक यहां से दौड़ना शुरू करता है तो बी बिंदु पर आता है वो तेजी से, फिर इसी तरह सी बिंदु पर आने पर फिर अपनी गति को तेजी से घुमाव की तेजी से दौड़ेगा, फिर डी बिंदु पर फिर तेजी से दौड़ेगा, इसी प्रकार फिर ई बिंदु पर तेजी से दौड़ेगा, उसी प्रकार इसे ए बिंदु पर। तो यही पथ अगर मैं तुम्हें गिन के बताऊं कि ए बी, बी सी, सी डी, डी और ई ए, ये जो 5 पथ आपको नजर आ रहे हैं, इन 5 पथों पर भी क्या हुआ, धावक द्वारा जो उसकी जो गति है उसमें जरूर परिवर्तन हुआ है, परंतु इसका त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार मैं 8 पथ का लेता हूं, तो 8 पथों पर वो क्या काम करेगा, 8वें पथों पर वो गति में तो उसके लगातार परिवर्तन होगा, क्योंकि मोड़ घुमाव की वजह से वो अपनी गति में परिवर्तन करेगा, परंतु उसके त्वरण में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। त्वरित गति के कारण तो गति में परिवर्तन होता है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन याद रहे कि इन 5, जिस तरह से मैं इनकी संख्या 6 कर दूं, 6 इसी तरह 8 कर दूं, अगर मैं इनकी गति को इस प्रकार से बिंदुवत कर दूं, बिंदुवत का मतलब बिल्कुल वृत्त के आकार की गति कर दूं, तो तुम देखोगे कि वो उसकी जो गति है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो उसका परिवर्तन होगा नहीं, गति में कोई परिवर्तन। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
अब इसके हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप दैनिक जीवन में देख, चंद्रमा की गति को आप देखते हो, ये भी एक समान वृत्तीय गति है। पृथ्वी के घूर्णन को आप देखते हो, ये भी एक समान गति है। पृथ्वी पर किसी उपग्रह की गति को आप देखते हो, वो भी एक समान। तो इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। इस गति से आप स्पष्ट समझ में आगे होंगे कि ये गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगर मैं त्रिज्या के रूप में लूं तो हम जानते हैं कि आर त्रिज्या वाले पथ कि अगर मैं परिधि देखता हूं तो कितनी होती है, 2πr होती है। यदि इस परिधि को पार करने में t समय लेता है, उस परिधि को पार करने में अगर वो t समय लेता है तो फिर t समय लेने से क्या होगा, उसके में t समय लेने से उसमें वेग भी उत्पन्न होगा। बस इसमें वेग उत्पन्न होगा ना भी, तो उसमें जब वेग उत्पन्न होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/t। ये इसका वेग निकल के आ गया तुम्हारे सामने। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक समान वृत्तीय जो गति है, वो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि एक समान वृत्तीय गति में जब कोई धावक गति करता है, दौड़ता है, तो दौड़ने से उसके जो एंगल होते हैं, अगर वो पथ 4 का है या 5 का है या 6 का है या 7 का है या 8 का है, आठों पथों पर उसकी गति में वो तेजी से गति करता है, जिससे कि उसकी गति नियमित रूप से लगातार बनी रहे, एक समान रहे, जिससे कि उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस प्रकार की गति जो है ना, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। चंद्रमा की गति, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के साथ उपग्रहों की गति, ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। अब आगे देखने वाली बात इसमें यह है कि एक समान जो वृत्तीय गति है, ये एक समान वृत्तीय गति को हम किसी परिधि के तौर पर कैसे निकालते हैं। मैं तुम्हें बता रहा था कि हम जानते हैं कि किसी, देखिए यहां से यहां तक अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो आर त्रिज्या वाले पथ की जो परिधि होती है वो तुम्हें पता है 2πr होती है। अगर वो इस परिधि को पार करने में t समय लेता है तो उसमें कितना वेग उत्पन्न होगा, v वेग उत्पन्न होगा, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 2πr/t। ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार मैं क्या काम करूं, एक किसी लंबे धागे में किसी पत्थर को बांध करके मैं इस तरह से घुमाऊं, वृत्त के आकार में उसको घुमाऊं, तो मैं देखता हूं कि इसकी वृत्त के आकार में घुमाने से उसकी गति में तो परिवर्तन होता है। भाई जहां जहां उसका एंगल मुड़ेगा, जहां जहां उसको मोड़ आएगा, पथ में मुड़ाव आएगा, वहां वहां पर क्या होगा, उसकी गति में परिवर्तन होगा। लेकिन उसके त्वरण की अगर हम बात करें तो वो त्वरण की जो बात है वो एंगल को घूमने में तेजी से करता है, जिससे क्या होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृत्त के आकार के पथ में गति कर रहा है, यानी वृत्ताकार पथ में बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी त्वरित गति के ये गति करता है। इस प्रकार की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए अगर पथों में आप इस तरह के आयत का आकार का आप ले सकते हो, पंचभुजा आप ले सकते हो, षटभुजा आप ले सकते हो, अष्टभुजा आप ले सकते हो। जितनी जितनी आप इनकी भुजाओं बढ़ाओगे, भुजा बढ़ाने से जितनी भुजा आप लोगे, जितनी भुजा का मतलब उसके मोड़ से, जितने मोड़ उसकी गति में आएंगे उतनी ही बार वो अपनी गति में परिवर्तन करेगा। लेकिन गति में परिवर्तन क्यों करेगा, क्योंकि मोड़ को तेजी से घूमना चाहेगा, तेजी से, जिससे कि देखने वाले सामने वाले को इस तरह से प्रतीत न हो कि ये अपनी गति में परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि इसके गति में परिवर्तन न दिखने से इसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब त्वरण में परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसी गति को तो एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा, क्योंकि एक समान किसमें, वृत्त के पथ में, गोलाकार पथ में वो गति करे। तो वृत्तीय पथ में गति करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब किसी वृत्ताकार पथ में कोई धावक गति करता है तो गति करने से उसके जितनी भी उसकी भुजा है, 4 भुज हो सकती है, पंचभुज हो सकती है, षष्भुज हो सकती है, अष्टभुज हो सकती है, जितनी भी भुजाएं उसके आएंगी उन भुजाओं में तेजी से घूमने का प्रयास करेगा और अर्थात अपनी गति में परिवर्तन करेगा, परंतु उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार देखने वाले को जो गति है वो एक समान दिखाई देती है और इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण आपके पास है, मैं आपको बता रहा था पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा की गति और पृथ्वी के साथ किसी उपग्रह की गति, ये सारी गति जो है ना किस तरह की है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बिंदु था जो लगभग समाप्त हो गया और हमारा 8वां पाठ भी खत्म हो गया। अब इस पाठ में अगर किसी लड़के लड़की को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल से नया पाठ शुरू होगा, इनमें अगर कोई न्यूमेरिकल, कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बिंदुओं को आप कॉन्सेप्टली क्लियर करो, समझो, तब जाके आपको आगे अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो मेरा तुमसे कहने का मतलब यही है कि अच्छी तरह सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आओ, टाइम पे पढ़ो, ऑनलाइन क्लासों को लो, उनके आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो और नोट्स बनाने के बाद उनको याद करो, फिर आप उनको एक बार रिवाइज करके जब चैप्टर खत्म होने को आए तो आप उनको देखना कि आपको कहीं कोई ऐसा बिंदु नहीं लगेगा जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत। बेसिकली आप ऑनलाइन क्लासों को ध्यान से नोटिस करिए, पढ़िए, समझिए।
ओके दैट्स ऑल। कल अगले चैप्टर में हाँ, जो अगर तुम्हें देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कल कहीं और से कोई दूसरा चैप्टर अगर आपको स्टार्ट करवाना है तो आप मुझे कल की वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सामने ऑनलाइन रहूँगा 9 बजे से, ठीक है। ओके दैट्स ऑल।